दोस्तों, कहानी की शुरुआत साल 1997 से होती है, जहां एक गाड़ी में जिन नाम का एक लड़का अपनी आंखें खोलता है। जिन हर समय अपनी मां, अपने पिता और अपने बड़े भाई यूसुफ के साथ रहता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सभी लोग एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। जब वे अपने नए घर में पहुंचते हैं तो जिन को यह घर अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है, जबकि उसने इस घर को पहले कभी नहीं देखा था। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने इस घर को अपने अतीत में देखा हो। फिर हमें बताया जाता है कि जिनका भाई यूसुफ हमेशा से अपनी क्लास का टॉपर रहा है। उसने अपनी ग्रेजुएशन को भी एक टॉप यूनिवर्सिटी से किया है। वह खेलकूद में काफी परफेक्ट था, जिसने उसे लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर बना दिया था। यूसुफ की इमेज एक डिसिप्लिन लड़के की थी, क्योंकि वह किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता था। वही दूसरी तरफ जिन एक एवरेज लड़का था और उसे अक्सर मेंटल ब्रेकडाउन होते रहते थे, जिसके कारण उसे रोज दवा लेनी पड़ती थी। जिन को लगता था कि उसकी उलझनों से भरी जिंदगी में अगर उसे किसी चीज पर सबसे ज्यादा गर्व है तो वह सिर्फ उसका बड़ा भाई यूसुफ है। एक साल पहले एक कार एक्सीडेंट में यूसुफ का पैर टूट गया था, जिसके कारण वह लंगड़ा कर चलता था। नए घर में आने के बाद जिन और यूसुफ को एक ही कमरे में रहना पड़ा, क्योंकि पिछले मकान मालिक ने अभी तक ऊपर वाले छोटे कमरे को खाली नहीं किया था, जिसमें यूसुफ को रहना था। एक रात जब पूरा परिवार डिनर कर रहा था, तभी जिन को ऊपर के छोटे कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन उसका परिवार ऐसे किसी भी आवाज के होने से साफ इनकार कर देता है। हालांकि उसी रात जिन को दोबारा उस कमरे से और भी तेज आवाज सुनाई देती है। इस बार वह सच जानने के लिए उस कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जा पाता, उसका भाई यूसुफ उसे रोक लेता है। इसके बाद यूसुफ अपने छोटे भाई जिन को बारिश में बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। दोनों भाई पास की एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाते हैं, जहां वे साथ में खड़े होकर मौसम का आनंद ले रहे होते हैं। तभी अचानक यूसुफ के पास उसके पिता का फोन आता है और वह उसे तुरंत घर वापस आने के लिए कहते हैं, जिसके कारण यूसुफ को जिन को पहाड़ी पर अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन घर वापस जाते समय कुछ बदमाश यूसुफ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। यूसुफ उनका जमकर सामना करता है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन तभी दूर खड़ा जिन इस झगड़े को देख लेता है। जिन अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बदमाश आखिरकार यूसुफ को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। यह सब देखकर जिन बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत घर वापस भागता है। घर पहुंचकर वह अपनी मानसिक हालत को संभालते हुए सबसे पहले इस पूरी घटना के बारे में अपने माता पिता को बताता है। उस रात जिन एक अजीब सपना देखता है, जिसमें किसी व्यक्ति से बेरहमी से पूछताछ की जा रही होती है। तभी अचानक जिन की आंख खुल जाती है और वह खुद को अपने माता पिता के पास पाता है। अगले सीन में जिन एक डिटेक्टिव से बात करता है और उन्हें किडनैपर की वैन नंबर बताता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि ऐसा कोई नंबर मौजूद ही नहीं है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन परिवार के पास फिरौती के लिए कोई भी कॉल नहीं आता। फिर एक दिन जिन ऊपर वाले उसी छोटे कमरे से दोबारा वही अजीब आवाज सुनाई देती है और उसे फिर से वही पूछताछ वाला सपना दिखाई देता है। तभी अचानक 19वें दिन यूसुफ सही सलामत घर वापस लौट आता है, लेकिन उसे पिछले 19 दिनों की कोई भी बात याद नहीं होती। डॉक्टर का मानना था कि यह ट्रॉमा की वजह से हुई मेमोरी लॉस है और इसमें परिवार को बस उसका साथ देना चाहिए। लेकिन एक दिन जिन चुपके से यूसुफ को घर से बाहर जाते हुए देख लेता है और अगले दिन किसी कारणवश जिन अपनी दवाई लेना भूल जाता है। नाश्ते के समय जिन यूसुफ से पूछता है कि कल रात वह चुपके से कहा गया था, लेकिन यूसुफ बाहर जाने से साफ इनकार कर देता है। जब यूसुफ घर से बाहर जाता है तो जिन को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि पहले वो अपने बाएं पैर से लंगड़ा कर चलता था, लेकिन अब वो दाएं पैर से लंगड़ा कर चल रहा था। उसी रात जिन अपने स्टडी टेबल पर सोने का नाटक करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर यूसुफ एक बार फिर बाहर जाने के लिए तैयार होता है। इस बार यूसुफ यह पक्का करने के लिए कि जिन सच में सो रहा है, उसकी आंख के पास एक पेंसिल की लीड लाकर छोड़ देता है और जब कोई हरकत नहीं होती, वह समझ जाता है कि जिन सो रहा है। यूसुफ के जाने के बाद पता चलता है कि जिन असल में जाग रहा था और वह तुरंत एक टैक्सी लेकर अपने बड़े भाई का पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद यूसुफ एक जगह पहुंचता है जहां कुछ लोग उससे मिलते हैं और उन्हें देखकर जिन समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जो पहले उसके घर में पूछताछ कर रहे थे। तभी अचानक यूसुफ पीछे से आकर जिन को बेहोश कर देता है। अगले दिन जब जिन की आंख खुलती है तो वह खुद को अपने स्टडी टेबल पर पाता है और जैसे ही वह यूसुफ को बिस्तर पर देखता है, वह बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। तब यूसुफ जिन से पूछता है कि उसने खुद को बाथरूम में क्यों बंद कर लिया है। इस पर जिन उसे पिछली रात की सारी बातें बता देता है, लेकिन यूसुफ उससे कहता है कि उसने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया है। हालांकि जिन जोर देकर कहता है कि वह पूरी तरह होश में है और उसे अच्छे से पता है कि वह क्या कर रहा है।
जब यूसुफ उसकी बातों का जवाब देना बंद कर देता है तो जिन चुपचाप एक एल्यूमिनियम पाइप लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है, लेकिन जल्द ही यूसुफ उस पर भारी पड़ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। यूसुफ उसे समझाता है कि पेंसिल से लेकर टैक्सी तक जो कुछ भी वो कह रहा है वैसा कुछ भी असल में नहीं हुआ। फिर यूसुफ जिन से पूछता है कि क्या कल उसने अपनी दवाई ली थी। यह सुनकर जिन अचानक शांत हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि वह सच में अपनी दवाई लेना भूल गया था। इसके बाद जिन अपनी दवाई ले लेता है और यूसुफ वहां से बाहर चला जाता है। लेकिन यूसुफ के जाने के बाद जब जिन पढ़ाई करने के लिए अपने स्टडी टेबल पर जाता है तो उसे वहां एक टूटी हुई पेंसिल लीड दिखाई देती है। यह देखकर जिन को यकीन होता है कि यूसुफ उससे सच में झूठ बोल रहा था। इसके बाद जिन फिर से अपनी माँ को इस बारे में बता देता है, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वह इस बारे में उसके पिता से बात करेगी और तब तक उन्हें और सबूत इकट्ठा करने चाहिए। हालांकि बाद में जिन चुपके से अपनी माँ को यूसुफ से उसके बारे में बात करते हुए सुन लेता है। यह सुनकर जिन को शक हो जाता है और उसे एहसास होने लगता है कि यह उसका असली परिवार नहीं है, बल्कि ये लोग सिर्फ उसका परिवार होने का नाटक कर रहे हैं। तभी उसकी माँ को बाहर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए जिन के कमरे की तरफ जाती है। लेकिन जिन सही समय पर अपने बिस्तर पर वापस आ जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। अपनी माँ के जाने के बाद जिन खिड़की से कूदकर घर से बाहर भाग जाता है और इसी दौरान उसे चोट भी लग जाती है। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात उसके नकली पिता से होती है। तभी डर के माहौल में उसकी नकली माँ भी वहाँ आ जाती है। जब उसका नकली पिता उसे रोकने की कोशिश करता है तो जिन उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद उसकी माँ तुरंत कुछ गुंडों को उसके पीछे भेज देती है, लेकिन जिन किसी तरह उनसे बचते हुए पुलिस स्टेशन पहुँचने में कामयाब हो जाता है। फिर जिन पुलिस को पूरी घटना बताता है, जिसके बाद पुलिस डाटाबेस में उसका नाम सर्च करती है। लेकिन जो सच सामने आता है उसे सुनकर जिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस बताती है कि जिन का जन्म 1977 में हुआ था और उसकी उम्र 41 साल है। यह सुनकर जिन जोर देकर कहता है कि वो 41 साल का नहीं बल्कि 21 साल का है। इस पर एक पुलिस अधिकारी उससे पूछता है कि अभी कौन सा साल चल रहा है और जिन जवाब देता है कि 1997 है। लेकिन अधिकारी उसे बताते हैं कि यह 1997 नहीं बल्कि 2017 है। यह सुनकर जिन पूरी तरह हैरान रह जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नजर कुछ लड़कों पर पड़ती है जिनके हाथ में मोबाइल फोन्स होते हैं और पास में चल रहे टीवी न्यूज पे मून जोई इन और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ दिखाई दे रहे होते हैं। यह देखकर जिन बुरी तरह घबरा जाता है। जब वो खुद को आईने में देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो सच में 41 साल का हो चुका है। पूरी तरह कंफ्यूज और डरा हुआ जिन इस सच्चाई को समझने और अपने नकली परिवार का सामना करने के लिए वापस घर जाने का फैसला करता है। घर वापस आने पर जिन को फिर से उसी छोटे कमरे से रेडियो की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब वह कमरा एक क्राइम सीन में बदल चुका होता है। तभी उसके सामने उसका भाई बनने का नाटक कर रहा लड़का आता है और जिन को सच्चाई बताता है। वह कहता है कि जिस कमरे में जिन खड़ा है उसी कमरे में 20 साल पहले एक टीनेज लड़की और उसकी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस कई सालों तक हत्यारे को पकड़ नहीं पाई और धीरे धीरे यह मामला ठंडा पड़ गया। इसलिए पीड़ितों के परिवार ने असली हत्यारे को ढूंढने के लिए नकली यूसुफ को इस काम पर रखा था। आगे की जांच में उन्हें पता चलता है कि उस हत्या का असली आरोपी और कोई नहीं बल्कि खुद जिन ही है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां दिखाया जाता है कि सच उगलवाने के लिए जिन को किडनैप किया गया था और उसे बुरी तरह पीटा गया था। लेकिन फिर भी जिन लगातार अपनी बेगुनाही की बात कहता रहता है। तभी उसका नकली पिता इन्वेस्टिगेशन टीम को बताता है कि जिन अपनी याददाश्त खो चुका है क्योंकि वह घटना बहुत ही दर्दनाक थी। यह सुनकर इन्वेस्टिगेशन टीम साइकेट्रिस्ट पार्क से कहती है कि क्यों न जिन को हिप्नोटाइज करके मानसिक रूप से 1997 में भेज दिया जाए ताकि उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ सके और वह बता सके उस दिन असल में क्या हुआ था। इधर सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन रात को जिन ने यूसुफ को कुछ अजीब हालत में देखा। दरअसल यूसुफ को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह 19 दिनों तक गायब था क्योंकि उस समय वो जेल में था। 19 दिन पूरे होने के बाद वह जमानत पर बाहर आया था। तभी यह खुलासा होता है कि उस छोटे कमरे से आने वाली आवाजें किसी और की नहीं बल्कि वहाँ काम कर रहे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की थी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यूसुफ जिन को एक ऐसी जगह ले जा रहा था जहां उसे उन 2 मासूम जानवरों की मौत की कीमत चुकानी पड़नी थी। अपनी बेगुनाही बनाए रखते हुए जिन वहां से किसी तरह बाहर कूद जाता है। यूसुफ उसका पीछा करता है, लेकिन आखिरकार उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। वही दूसरी तरफ जिन को भी एक अजनबी ट्रक टक्कर मार देता है, जिसके कारण उसकी यात्रा वापस 1997 में लौट जाती है। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और हमें 1997 में जिन के माता पिता और बड़े भाई यूसुफ के साथ उसकी जिंदगी दिखाई जाती है। तभी अचानक एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो जाती है और उसका बड़ा भाई यूसुफ बुरी तरह घायल हो जाता है। यूसुफ की सर्जरी करवाने के लिए जिनको पैसों की कड़ी जरूरत थी।
लेकिन 1997 की क्राइसिस की वजह से यह समय जिन के लिए बेहद कठिन था। पैसों की कमी और हालात की तंगी ने जिन नौकरी की तलाश में ऑनलाइन आया। तभी एक अनजान व्यक्ति ने उसे मैसेज किया और कहा कि अगर वह किसी की पत्नी को मार देगा तो वह उसे उसकी मांगी हुई रकम देने का वादा करता है, लेकिन शर्त यह थी कि घर में मौजूद बाकी बच्चों को बिल्कुल सुरक्षित रखना था। घर पहुंचने के बाद जिन की अंतरात्मा उसे यह काम करने की इजाजत नहीं देती। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माँ बेटी उसे देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। घबरा कर हड़बड़ाहट में जिन गलती से दोनों माँ बेटी को मार देता है। इसी बीच एक छोटा बच्चा बाहर आता है और उसे देख लेता है, लेकिन जिन उसे वापस अपने कमरे में जाने के लिए कह देता है। तब जिन घर से निकलने लगता है तो उसे पता चलता है कि यह परिवार वास्तव में उस डॉक्टर का है जो यूसुफ का इलाज कर रहा था और जो असल में उसके भाई का डॉक्टर भी था। जिन यह जानने की कोशिश करता है कि डॉक्टर अपने परिवार को क्यों मारना चाहता था। डॉक्टर खुलासा करता है कि पैसों की कमी ने उसे बैंकक्रप्ट कर दिया था और उसे अपने बच्चों को बेघर होने से बचाने के लिए अपनी पत्नी के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी। क्योंकि जिन ने गलती से उसकी पत्नी और बेटी दोनों को मार दिया था, इसलिए डॉक्टर कहता है कि अब यूसुफ भी नुकसान में आएगा। इस बात पर जिन और डॉक्टर के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच गलती से जिन डॉक्टर को धक्का दे देता है और वह नीचे गिर के मर जाता है। डॉक्टर की मौत के बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और जिन खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वही वह लड़का जो पहले जिन को वन में कहानी के बहाने ले गया था, अब किसी दुर्घटना के कारण वापस आ गया था। वह जिन को जहर देकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिन कहता है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। इसके बाद वह लड़का खुलासा करता है कि वह वही छोटा बच्चा है जिसे 20 साल पहले जिन ने गलती से उसकी माँ और बहन के साथ हुई दुर्घटना में छोड़ दिया था। उसके माता पिता और बहन की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसके सारे पैसे हड़प लिए थे और उसे अनाथालय में बड़ा होने के लिए छोड़ दिया था। लड़का जिन से पूछता है कि उसने उसे उस दिन क्यों नहीं मारा, काश उसने किया होता तो आज उसे यह दर्द नहीं देखना पड़ता। वह लड़का जानना चाहता है कि हत्या की योजना उसके पिता ने क्यों बनाई थी। जिन लड़के से झूठ नहीं बोलता और पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है। लड़का उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब जिन को एहसास होता है कि उसने सच में एक मासूम परिवार की जान ले ली थी तो वह अपने आप को मौत के घाट उतार देता है। वही लड़के को अब पता चल जाता है कि उसके परिवार का असली हत्यारा कौन था और वह भी हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। यही पर इस फिल्म की कहानी का अंत होता है, लेकिन थ्रिल और सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आप हमारी अगली मिस्ट्री और सस्पेंस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो तुरंत अलग सिनेमा को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। आगे और भी हैरान कर देने वाली कहानी आने वाली है, तो जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।